हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC एनएम, बिहार एनएम, सभी राज्य के एनएम भर्ती परीक्षा के क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है शेरनी बैच के नाम से चल रहा है, और ये शेरनी ऐसे नाम नहीं रखा गया। ठीक है, आप इस बैच के हर एक वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से शेरनी बन जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न बना लेगा, आप अच्छे से बना के आओगे बिना किसी कन्फ्यूजन का, और आप में कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे पहुंच जाएगा कि भैया हमने तैयारी तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। हर एक वीडियो को आप चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और हर एक चैप्टर की थियरी एमसीक्यू दोनों एक ही साथ में लेके चल रहे हैं, और ऐसा थियरी पढ़ा रहे हैं, ऐसा एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं कि किसी भी किताब में अगर आप 3000 4000 का बैच भी लिए हो, किसी का 2000 का बैच लिए हो, 1000 का बैच लिए हो, तो उस बैच में भी आपको ऐसे थियरी और एमसीक्यू नहीं मिलने वाला है, ये हमारी गारंटी है। अदरवाइज़ आपको ट्रस्ट नहीं है तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का ये पूरा वीडियो होगा, देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि भैया आप लोग 200 रुपये फ़ी देकर ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सभी को पता है, 7985160239 पे आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर हम पीडीएफ लेना चाहते हैं। पीडीएफ क्या रहेगा, देखिए अभी आपको डेली एक एक चैप्टर का पीडीएफ मिल रहा है, तो जब आपके 10 चैप्टर 20 चैप्टर या 15 चैप्टर के पीडीएफ एक ही साथ आ जाएंगे तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो थियरी, क्योंकि ये थियरी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है यार, और आपके सिलेबस में है। आपने डिप्लोमा किया है तो वहाँ पे, और जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी तो आइडिया लग रहा होगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं वही तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे अलग से चीज़ें नहीं बताई जा रही है, आपके सिलेबस के अनुसार। तो ये 200 रुपये देकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 3 वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आज का जो है चौथा चैप्टर रहने वाला है, और सबसे पहले हम शुरू किए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का, हर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो चौथा चैप्टर है इसका नाम है हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़। जो स्वास्थ्य समस्या हैं और स्वास्थ्य समस्या, देखिए स्वास्थ्य समस्या, जो स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है, जो स्वास्थ्य समस्या है, इसी समस्या को निदान करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना चलाई है, ठीक है, जो योजना चलाई हैं, और इसी योजना के अंतर्गत जो आप काम कर रही हैं उसी को हमको पढ़ना है आज। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसी योजना के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, वही हमको आज पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं में एएनएम की भूमिका रहती है। ठीक है, तो आपको देखिए आपके भर्ती परीक्षा में जो यूपी एनएचएम का पेपर होता है वहाँ पे ये 3 से 4 प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे कि समितियाँ हैं, समितियाँ के बारे में पूछ लेता है, चड्डा समिति कब आई, करतार सिंह समिति कब आई, मुदलियार समिति कब आई, ये सभी समितियाँ के बारे में हैं। योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया उन्मूलन और टीबी नियंत्रण, डॉट थेरेपी, ये सभी चीज़ें हमको इसी चैप्टर में मिलने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं भैया, ठीक है, आप मैसेज हमें कर सकते हो 79851602 और 3 और 9। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मात्र 200 रुपये सिंगल टाइम पेमेंट करना होता है, और ये लाइफ टाइम के लिए पेमेंट हो जाता है आपका। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जितनी भी क्लासें हुई हैं या फिर होने वाली हैं, सबका पीडीएफ आपको इसी मात्र 200 रुपये में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे, मैंने आपको बता के रखा है नवंबर में पेपर होने की उम्मीद है पूरी, तो जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब आपको टेस्ट करवाया जाएगा, तो इसी 200 रुपये में वो भी इंक्लूड रहेगा। तो सोचना समझना नहीं है, 200 रुपये दिन का खर्चा जाता है, आप इतना कर ही सकते हैं पेमेंट। ठीक है, देखिए चैप्टर बड़ा है, आपका वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम पूरी थियरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप घबराना नहीं है, आपको धैर्य के साथ 1.5 घंटे का समय देना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएं, तो आपको धैर्य के साथ पूरा वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 है, नाम है क्या, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया।
ठीक है। भारत की स्वास्थ्य समस्या, एक बार हम ओवरव्यू समझ लेते हैं भारत की स्वास्थ्य समस्या के बारे में। भारत की स्वास्थ्य समस्या आपको अच्छे से पता है क्या है सर? भारत एक बड़ा देश है, ठीक है, जहाँ स्वास्थ्य समस्या बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। कोई टीबी से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है, कोई एचआईवी से परेशान है, या फिर कोई अन्य बीमारियों से परेशान है। तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इनकी वजह से ही लोगों की ज़िंदगी छोटी हो जाती है, ठीक है। अब भैया किसी को टीबी हुआ है तो टीबी के कारण वह जीना है 60 साल तो मर जा रहा है 40 साल में। किसी को कैंसर है, अब जीना है 80 से 90 साल तो 40 साल में ही मर जा रहा है कैंसर से। एचआईवी है तो मर जा रहा है। तो इन्हीं स्वास्थ्य समस्या जो हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्या हैं, इन्हीं की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती जाती है, मृत्यु दर बढ़ती है और देश का ओवरऑल हेल्थ लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला, कमज़ोर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। इसमें क्या बताया गया है? कमज़ोर, ये हेडिंग है, कमज़ोर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। इसमें बताया गया है कि गरीबी, अशिक्षा, पढ़ाई की कमी और जागरूकता का अभाव, ये सब मिलकर बीमारियां फैलाने में मदद करते हैं। गरीबी मतलब भैया जिसके पास पैसा है नहीं, वो सही ढंग से न तो संतुलित भोजन कर पा रहा है, ना सही ढंग से अच्छे हॉस्पिटल या फिर अच्छे डॉक्टर को दिखा पा रहा है, इलाज करवा पा रहा है। और ना ही कपड़े पहनने को है, तो भैया आप कपड़े नहीं पहनेगा तो मच्छर, विभिन्न प्रकार के मच्छर, गंदगी जो है उनके शरीर पे आक्रमण करेंगे, तो उससे भी बीमारियाँ होगा। अच्छा, जागरूकता का अभाव, अब किसी को पता ही नहीं है कि भैया हमको किस तरीके से जानकारी रहनी चाहिए हर एक बीमारी के प्रति। जैसे कि अब एचआईवी हमें पता होना चाहिए कि एचआईवी फैलता है किससे? रक्त से रक्त फैलता है। हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? रक्त से रक्त फैलता है। हमें पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि भैया डेंगू मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर के समय में हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जागरूकता का भी कमी रहता है, तो उससे भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और ये सभी मिलकर क्या करती हैं? बीमारियां फैलाने में मदद करती हैं। अच्छा, अन्य फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पर्यावरण, वातावरण, ये भी बहुत ही लाइफ स्टाइल हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण प्रोग्राम्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास भी बीमारियों को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में, जैसे कि पर्यावरण में आप देख रहे हैं बिना समय के बारिश हो जाना, ठीक है, बिना समय के गर्मी पड़ जाना, बिना समय के ठंड पड़ जाना, और हमारे पर्यावरण में जो हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, तो हमें शुद्ध वातावरण नहीं प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो पर्यावरण भी फैक्टर है। लाइफ स्टाइल, जैसे कि हमें सोना है 8 बजे तो हम सो रहे हैं 1 बजे, हमें खाना है संतुलित भोजन तो हम खा रहे हैं उल्टा सीधा, ये सभी चीज़ें। तो सही प्रकार से लाइफ स्टाइल भी स्वास्थ्य, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। परिवार कल्याण प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम बहुत ज़्यादा फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्री का निर्माण करने में जान ही रहे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं? बीमारी को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में बांटा जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ठीक है, इनको हम मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला, संक्रामक रोग समस्या, ठीक है। अब इन सभी को हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आपका इसी पे है, ठीक है। पहला क्या हो गया? संक्रामक, ठीक है, संक्रामक रोग समस्या। दूसरा, असंक्रामक रोग समस्या। तीसरा, पोषण संबंधी समस्या। चौथा, पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्या। और पांचवा, चिकित्सीय सुविधा समस्या। जनसंख्या संबंधी समस्या, जनसंख्या विस्फोट। तो ये हो गया आपका भारत में जो समस्या, इनको हम 6 कैटेगरी में बांट देते हैं। 6 को आपको याद करके रखना है। पहला हमने बताया संक्रामक, असंक्रामक रोग, पोषण संबंधी, पर्यावरणीय स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधा समस्या, जनसंख्या संबंधी या फिर जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 6। तो हम अब इनमें से एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अब हम इनमें से सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि संक्रामक रोग, पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये भारत की हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा असर डालती है। बाकी कैटेगरी पर अगर डिटेल चाहिए तो अगली क्लास नहीं, इसी क्लास में हम दे देंगे, ठीक है। ये तो ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, संक्रामक रोग समस्या। संक्रामक रोग समस्या, जैसे कि संक्रामक रोग भारत की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंजेस है। ये जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटाते हैं, मौतों की संख्या बढ़ाते हैं और देश के हेल्थ स्टैंडर्ड को खराब करते हैं। मुख्य संक्रामक रोग क्या है? चलिए
लिस्ट देखते हैं, हर एक को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मलेरिया। मलेरिया आपको हेडिंग में डाल के रखना है। अच्छा, मलेरिया के बारे में हम कुछ चीज़ें हैं जो आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह मच्छरों से फैलता है। खासकर किस मच्छर से? मच्छर का नाम आपको याद में रखना है कि एनोफिलीज मच्छर से। अब देखिए 1950 तक मलेरिया भारत की नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम थी। ठीक है, 1950 तक जो भारत है ये मलेरिया में नंबर 1 था कि भैया जो मलेरिया से प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य समस्या हो रही है, उसमें नंबर 1 था 1950 तक। लेकिन सरकार ने उसे 1958 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल और एरेडिक्शन प्रोग्राम शुरू किए, जिससे बहुत सी कमी आई। ठीक है, अब हम देखेंगे 2006 में मलेरिया में लगभग 1.67 मिलियन केस थे, जबकि 1487 मौतें हुई थी। ये 2006 की बात है। आज भी ये समस्या है, लेकिन वैक्सीन और स्प्रे प्रोग्राम को कंट्रोल हो रही है। ठीक है, जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, स्प्रे जो जगह जगह पे छिड़काव किया जा रहा है मच्छरों से बचने के लिए, ये कंट्रोल कर रही हैं। इसके लक्षण क्या है मलेरिया के? तेज बुखार, ठीक है, ठंड लगना, सिर दर्द। प्रिवेंशन क्या है? ठीक है, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। मच्छरदानी आप यूज करें और क्लीन इन्वायरमेंट रखें। ठीक है, साफ सुथरा पर्यावरण रखें। ये हो गया मलेरिया, हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टीबी के बारे में, क्षय रोग के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज टीबी को भारत का सबसे बड़ा संक्रामक रोग कहा जाता है। ये बैक्टीरिया से फैलता है, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, टीबी किससे फैलता है सर? बैक्टीरिया से फैलता है। क्या प्रभावित करता है सर? फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब जब टेस्ट से पता चलता है कि हर 1000 लोगों में 4 लोग टीबी से पीड़ित होते हैं, ध्यान में रखना है। अगर 1000 लोगों की जांच की जाती है तो पता चलता है 4 लोग टीबी से पीड़ित होते हैं। इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू होने के बाद 1970 में प्रति 1 लाख लोगों में 80 मौतें होती थी। ठीक है, 1970 में, ध्यान में रखना, 1970 में जब 1 लाख लोगों को देखा जाता था तो उसमें से 80 लोगों की मौत होती थी टीबी से। जो 1993 में, अब 1970 में ये था, अब 1993 में यही घटकर 53 हो गई थी। ठीक है, आज डॉट्स जो चलाया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, ये ट्रीटमेंट शॉट है, डॉट्स थेरेपी आपको पता है ना, ये इसी प्रोग्राम से ट्रीटमेंट की उपलब्ध है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा टीबी डॉट्स रणनीति किस पे आधारित है, तो टीबी पे आधारित है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, टीबी के लक्षण क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टीबी के लक्षण: लंबी खांसी, बलगम में खून, वजन कम होना। ठीक है, अच्छा, टीबी के रोकथाम क्या है? प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, बीसीजी वैक्सीन लगाना, क्लीन एयर और अर्ली डिटेक्शन करना, ये प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, हमने टीबी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे, मलेरिया देखा, टीबी देखा, अब हम देखेंगे डायरिया डिजीज। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम संक्रामक पढ़ रहे हैं। ठीक है, संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। संक्रामक रोग में हमने 2 चीज़ों पढ़ लिया, मलेरिया पढ़ लिया, टीबी पढ़ लिया। अब हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डायरिया ये खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बड़ा कारण है। गंदा पानी, खराब फूड और अस्वस्थकर एनवायरनमेंट से फैलता है। अच्छा, हर साल लगभग 6.27 लाख मौतें होती हैं। किससे? डायरिया से। भारत में ये अब भी बहुत कॉमन है क्योंकि गाँवों में क्लीन वाटर की कमी है। अच्छा, डायरिया के लक्षण क्या हैं? बार बार दस्त, डिहाइड्रेशन। अच्छा, डायरिया की रोकथाम क्या है? ओरल ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यूज करें, हाथ धोएं, साफ पानी पिएं। सरकार का डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया प्रिवेंशन के बारे में डायरिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तीव्र स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण, ARI। ठीक है, ARI का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, ये भी 5 साल से कम उम्र, डायरिया ही जैसे, ये भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का बड़ा कारण है, जिसमें क्या होता है? निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस, पॉल्यूशन, स्मोकिंग और ठंडी मौसम से फैलता है। अच्छा, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे ARI का? तो वैक्सीन, जैसे पीसीवी वैक्सीन, ध्यान में रखना, पूछा जाता है पीसीवी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? तो ARI के लिए। क्लीन एयर और हेल्थ चेकअप, भारत में ARI कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हम कुष्ठ रोग के बारे में देखेंगे। कुष्ठ रोग, ठीक है, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग में देखेंगे कि ये बैक्टीरिया से फैलता है, पहले आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया से फैलता है कुष्ठ रोग। अच्छा, स्किन और किसको प्रभावित करता है? स्किन और नर्व्स को प्रभावित करता है। भारत में इसका बहुत प्रसार है। ठीक है, 2006-2007 में लगभग 1.38 लाख नए केस पाए गए, लेकिन नेशनल लेप्रोसी एरेडिक्शन प्रोग्राम से हर जिले में फ्री मल्टी ड्रग थेरेपी
EMDT उपलब्ध है। अब प्रति 10,000 लोगों में सिर्फ 0.74 केस हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके सिम्टम क्या हैं? लेप्रोसी के स्किन पर पैचेस से सुन्न होना। अच्छा, रोकथाम क्या है? अर्ली ट्रीटमेंट और सोशल अवेयरनेस जानकारी, क्योंकि ये छूत का रोग है लेकिन आसानी से क्योरेबल है। अन्य प्रमुख संक्रामक रोग में जैसे कि फाइलेरिया हुआ। फाइलेरिया फाइलेरिया में क्या होता है? मच्छरों से फैलता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम से कंट्रोल हो रहा है। हैजा हुआ, गंदे पानी से फैलता है, तेज डायरिया, वैक्सीन और क्लीन वाटर से बचाव होता है। डेंगू और आंत्र रोग। डेंगू मच्छर से, आंत्र रोग पेट संबंधी इन्फेक्शन दोनों से फीवर और पेन होता है। यौन संचारित रोग जैसे कि आपका एड्स हुआ, असुरक्षित सेक्स से फैलता है। नैको हुआ, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम से ये अवेयरनेस और फ्री टेस्टिंग की जा रही है। अन्य में जैसे कि टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सभी चीज़ें हुआ। इन समस्याओं से निपटने के लिए नीतियाँ और प्रोग्राम चलाई गई, ठीक है। अब कौन कौन सी नीतियाँ हैं? यहाँ पे पहला आपको दिखाई दे रहा है, भारत सरकार ने इन हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कई नीतियाँ और प्रोग्राम्स बनाए, सरल भाषा में समझते हैं। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 2017 की पॉलिसी में फोकस है सभी को अफोर्डेबल हेल्थ केयर, दोनों प्रिवेंटिव हेल्थ पर जोर है। जैसे कि आयुष्मान भारत आपको पता ही है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो फ्री आपको ट्रीटमेंट की सुविधा दिया जाता है। और वैक्सीन प्रोग्राम में जैसे मिशन इंद्रधनुष हुआ, बच्चों को फ्री वैक्सीन। स्वच्छ भारत मिशन में क्लीन पर्यावरण के लिए जो संक्रामक रोग कम करता है। जनसंख्या कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए ये प्रोग्राम से काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन अभी भी गरीबी और अवेयरनेस की कम चुनौती है, ठीक है। पहला हमने संक्रामक पढ़ लिया, संक्रामक रोग के बारे में देख लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे असंक्रामक रोग, ठीक है। ऊपर जितना हमने आपको बताया वो संक्रामक रोग थे, अब हम असंक्रामक रोग के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। असंक्रामक रोग वे, ध्यान में रखना एक पॉइंट, क्योंकि इसी से MCQ बनेंगे। असंक्रामक रोग वे हैं जो व्यक्ति से दूसरे से नहीं फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास, ध्यान में रखना है, असंक्रामक इसका नाम ही है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत से नहीं फैलता है। तकनीक प्रगति और जीवन शैली में बदलाव के कारण ये रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रोग लंबे समय तक रहते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। समझ में आया? असंक्रामक रोग लंबे समय तक रहते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। अच्छा, प्रमुख कारण क्या हैं असंक्रामक रोग के? अच्छा, समझते हैं प्रमुख कारक, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट, बीड़ी और गुटखा, जीवन शैली में बदलाव, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव और अनहेल्दी खान पान। प्रदूषण में जैसे कि वायु और जल प्रदूषण, अधिक वसायुक्त भोजन में फास्ट फूड और तैलीय भोजन, तो ये प्रमुख कारण हैं असंक्रामक रोग के। धूम्रपान, स्मोकिंग करना, तंबाकू का सेवन करना, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा पान, ये सभी हो गया। जीवन शैली में बदलाव, कम शारीरिक गतिविधि, काम धाम नहीं कर रहे हो, टेंशन ऊपर से लेके बैठे हो और रात को अनहेल्दी खाना पीना खा रहे हो। प्रदूषण में वायु और जल प्रदूषण भी का प्रमुख कारण है असंक्रामक रोग का। अधिक वसायुक्त भोजन करना भी असंक्रामक रोग का प्रमुख कारण है, ठीक है। अच्छा, प्रमुख असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि डायबिटीज, आपके भर्ती परीक्षा में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में बताइए कौन सा असंक्रामक रोग है? तो ध्यान में रखना है, मधुमेह हुआ। अच्छा, इसमें क्या रहता है? ब्लड शुगर का बढ़ना जो खराब डाइट और तनाव से होता है। कैंसर हुआ, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि जैसे फेफड़े, मुंह, श्वसन स्तन कैंसर हुआ, तो ये असंक्रामक रोग हुए। मूत्र रोग हुआ, हृदय संबंधी समस्या में दिल का दौरा, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप। मूत्र रोग हुआ, किडनी फेलियर और पथरी। मोतियाबिंद हुआ, आंखों में धुंधलापन, खासकर, ये सभी असंक्रामक रोग है। असंक्रामक हमने क्या बताया? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलता है। अब कैंसर जिसी को है कि आप छू लेंगे आपको कैंसर हो जाएगा, या फिर आप उसका जूठा खा लेंगे आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं। मधुमेह हुआ, किसी को छुआछूत से नहीं होता है। मूत्र रोग हुआ, नहीं। उच्च रक्तचाप, तनाव और खराब जीवन शैली से हाइपरटेंशन हो जाता है, तो ये सभी असंक्रामक रोग के एग्जाम्पल हैं।
अच्छा, असंक्रामक रोग का रोकथाम आप कैसे करेंगे? स्वस्थ खान-पान रखेंगे, बैलेंस डाइट या फिर संतुलित भोजन करेंगे, नियमित रोग और व्यायाम करेंगे, ठीक है? धूम्रपान और तंबाकू का परहेज़ करेंगे, उसको नहीं पीना है, नियमित स्वास्थ्य जाँच करेंगे, जिससे आप असंक्रामक रोग से बच सकते हैं। अच्छा, हमने 2 पढ़ लिया, 6 हमने आपको बताया था ना कि 6 कैटेगरी में हमने बाँट दिया है, ठीक है? भारत में जो स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, उसको हमने 6 कैटेगरी में बाँट दिया है। पहला हमने देखा संक्रामक रोग, ठीक है? हमने पहला देखा संक्रामक रोग, दूसरा हमने देखा असंक्रामक रोग, अब हम तीसरा देख रहे हैं पोषण संबंधी समस्या। 6 कैटेगरी में हम भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को बाँटे हैं। पहला समस्या आपको बता दिए, दूसरा बता दिए, अब तीसरा समस्या है वो जो है पोषण संबंधी समस्या है। अच्छा सर, पोषण से भी स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं यार? भाई तो मैंने भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है जो अपर्याप्त भोजन और पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। यह खासकर 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चों में ज़्यादा देखी जाती हैं। बच्चों को सही पोषण और संक्रामक रोगों से बचाव बहुत ज़रूरी है। प्रमुख पोषण संबंधी समस्या बात करने की, पहला जैसे आपको दिखाई दे रहा है पीईएम, ये आपको पोषण वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसको बोलते हैं, ठीक है? क्या है? भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होने वाला ये रोग है, ध्यान रखना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है सर? ये भोजन में कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अच्छा सर, एक आपको पता होगा क्वाशियोरकर, ये क्या है सर? ये प्रोटीन की कमी से जिसमें बच्चे कमज़ोर और सूजे हुए दिखते हैं, तो ध्यान रखना है। ये आपको पोषण वाले में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वाशियोरकर और मरस्मस, मरस्मस पूछेगा तो कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, और क्वाशियोरकर पूछेगा तो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वाशियोरकर में क्या रहता है, सूजा हुआ दिखता है चेहरा, शरीर, पेट, ये सभी, लेकिन मरासमस में सूखा रोग में क्या रहता है, इसमें बहुत पतले और दुबले दिखते हैं। अच्छा, 0 से 5 वर्ष के बच्चे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है? रोकथाम क्या है कि भैया पौष्टिक आहार दें, जैसे दाल, दूध और हरी सब्जियाँ, ये सभी। अच्छा, अब देखिए पोषण संबंधी समस्या में एक और दूसरा आ गया, घेंगा या गलकन ग्वाइटर। अब ये क्या है सर? ये आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि को बढ़ना। आंकड़े में भारत में लगभग 17 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे, ग्वाइटर से, गलकंड से। रोकथाम क्या है सर इसका? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना। अब देखिए पोषण संबंधी समस्या में विटामिन ए की कमी से, यह क्या है सर? इसमें क्या है? आँखों और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली कमी है। लक्षण क्या है? अ, राति अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस, खासकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में। रोकथाम क्या है सर? गाजर, पालक और विटामिन ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना। एनीमिया क्या है सर? एनीमिया क्या है? आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन कम होना। प्रभावित समूह जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, माताएं, ठीक है, उन सभी में हो जाता है एनीमिया। रोकथाम क्या है सर? आयरन युक्त भोजन, पालक, गुड़, मांस और आयरन सप्लीमेंट। अच्छा सर, फ्लोरोसिस, इसके बारे में बता दीजिए, ये क्या है? ये पेयजल में अधिक फ्लोराइड से होने वाले रोग जो दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। प्रसार तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, बिहार हुआ, केरल हुआ, राजस्थान में ज़्यादा ये है। रोकथाम क्या है? साफ पानी और फ्लोराइड मुक्त फिल्टर का उपयोग करने, ठीक है? तो हमने देख लिया आपका पोषण संबंधी समस्या देख लिया। अब हम देखेंगे चौथा, पर्यावरण स्वच्छता समस्या। हमने बताया ना स्वास्थ्य समस्याओं को 6 कैटेगरी में हमने बांट दिया है, तो हमने 4 समस्याएं देख ली, ठीक है, और 3 समस्याएं देख ली। चौथा समस्या क्या है? पोषण, और पोषण हमने देख लिया। अब चौथा क्या है? पर्यावरण स्वच्छता संबंधी समस्या। अच्छा, पर्यावरण से भी स्वास्थ्य समस्या होती है? बिल्कुल होती है। ये देखिए पर्यावरण स्वच्छता भारत की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। स्वच्छ पानी की कमी और मल मूत्र के निस्तारण की अपर्याप्त व्यवस्था इसके मुख्य कारण है। ये समस्याएं संक्रामक रोग जैसे कि डायरिया हुआ, हैजा हुआ को बढ़ावा देती हैं। प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण स्वच्छता संबंधी समस्या के प्रमुख कारण क्या है सर? सुरक्षित पेयजल का अभाव। अब सुरक्षित मतलब साफ सुथरा पेयजल की कमी है, इससे लोग गंदा पानी पी रहे हैं, उसके कारण कई रोगों का कारण ये बन जा रहा है। मल मूत्र और कचरे का अस्वच्छ निस्तारण, ठीक है, टॉयलेट, घर में टॉयलेट नहीं बना है तो खुले में शौच कर रहे हैं, ठीक है, उसके कचरे का ढेर हो रहा है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आबादी से संसाधनों पर दबाव, ठीक है। अन्य कारक हैं जैसे कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, इंडस्ट्री
का स्थापना है, कीटनाशकों का दुरुपयोग और प्रदूषण, ये सभी चीज़ें हैं। कुछ आंकड़े हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 90% से अधिक लोग खुले में शौच करते हैं। 2006 के सर्वे के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 90% लोगों को सुरक्षित जल और 52% को मल निस्तारण की सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5% को सुरक्षित जल और 16% को मल निस्तारण की सुविधा है। ठीक है, 2006 के सर्वे के अनुसार ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, समाधान इसका क्या है सर? समाधान यही है कि स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच मुक्त भारत और स्वच्छता को बढ़ावा, साफ पानी की आपूर्ति और बेहतर मल निस्तारण प्रणाली, जागरूकता अभियान और पर्यावरण संरक्षण। तो हमने 4 देख लिया स्वास्थ्य समस्याओं को, जो हमने 6 कैटेगरी में बांटा था, 4 के बारे में देख लिया। अब 5वां है कि चिकित्सा सुविधा संबंधी समस्या। ठीक है, 5वां कैटेगरी है चिकित्सा सुविधा संबंधी समस्या। अच्छा, भारत में चिकित्सा सुविधाएं मुख्य रूप से पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति पर आधारित हैं, लेकिन यह महंगी और जटिल हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान वितरण एक बड़ी चुनौती है। प्रमुख समस्या की आसमान वितरण। ठीक है, आसमान वितरण, ठीक है, जैसे कि 80% स्वास्थ्य सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में, जबकि भैया नगर और गांव दोनों में, नगर और ग्रामीण दोनों इलाकों में देना चाहिए। लेकिन आसमान वितरण का मतलब है कि 80% स्वास्थ्य सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों के केंद्रित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है। महंगी सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा तक पहुंच सीमित है। स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है, डॉक्टर, नर्सों और बुनियादी ढांचों की कमी है। समाधान क्या है इसका? यही कि आयुष्मान भारत के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और टेलीमेडिसिन की सुविधा, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग को बढ़ाना। तो ये हो गया, ठीक है, 5वां समस्या का बारे में। अब 6वां समस्या क्या है सर? जनसंख्या संबंधी समस्या। भारत की सबसे बड़ी समस्या उसकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी। जनसंख्या विस्फोट से कई समस्याएं बढ़ती हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, आर्थिक विकास में बाधा, जीवन स्तर को कम होना, ये सभी जनसंख्या के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना चाहिए। सरकार लोगों को छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जागरूकता बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रजनन दर को कम करने के लिए नीतियाँ हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियाँ। अब हम हर एक नीतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहीं से आपको समितियाँ के बारे में जानकारी मिलेंगी। देखिए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य, अब इन सभी जो समस्या हमने देखा 6 कैटेगरी में बांट दिया गया था। हमने आपको बताया ना, भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इनको हमें 6 कैटेगरी में बांटा था। सभी कैटेगरी के बारे में डिटेल में हमने देख लिया। अच्छा, वो कुछ नीतियाँ बनाई गई, ठीक है, कुछ नीतियाँ जो स्वास्थ्य समस्याएं ये 6 कैटेगरी में हैं, इनका निदान करने के लिए, इनका कम करने के लिए, इनका रोकथाम करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई। अब उसी नीतियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। पहला जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है भोर समिति, ठीक है, ये कब आया था? 1946 में। अच्छा, इसके पहले ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कहाँ से ये निकल के आया। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियाँ। भारत सरकार ने स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जो 6 कैटेगरी में स्वास्थ्य समस्याएं हैं हमने बांटा था, इन्हीं समस्याओं को निपटने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके लिए योजना आयोग, अब नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 8 सदस्य होते हैं। विभिन्न समितियों ने स्वास्थ्य सुधार के लिए सिफारिशें दी हैं। पहला सिफारिश प्रमुख स्वास्थ्य समितियां, पहला भोर समिति के बारे में हम देखेंगे। इसको मैं भोरे भोरे क्यों बोलता हूँ, ठीक है, 4 से 6 बजे, रात को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भोर हो जाता है, भोरे समिति। मॉर्निंग आप समझते हो ना, मॉर्निंग बोलते हैं ना, भोर में उठ के पढ़ना चाहिए। भोर मतलब सुबह के 4 और 6 के बीच में, तो इसीलिए मैं इसको भोरे समिति या भोर समिति बोल रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्थापना 1943 में, ध्यान रखना है, भोर समिति का स्थापना 1943 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में, जिसके चेयरमैन जोसेफ भोर थे, और इन्हीं के नाम पे ही रखा गया है यह समिति। रिपोर्ट इन्होंने भारत सरकार को कब सौंपा? तो 1946 में। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अच्छा, इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी सर?
स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन करना, ठीक है। इनकी मुख्य सिफारिश क्या थी? स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन करना, रोग निवारक और रोगनाशक चिकित्सा पर जोर, पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क कार्यक्रम, अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन की बात करें तो द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र पीएससी की निगरानी और समन्वय के लिए गांवों में 5 से 7 लोगों की स्वास्थ्य समितियां। दीर्घकालीन में बात करें तो 30 लाख की आबादी को एक स्वास्थ्य जिला, ठीक है, एक स्वास्थ्य जिला, और इतनी जनसंख्या पे लगभग 10,000 से 20,000 की आबादी पर 75 बेड वाले पीएससी, 650 बेड वाले माध्यमिक अस्पताल होने चाहिए, ये बोलते हैं भोरे समिति। अब 2500 बेड वाले जिला अस्पताल, मतलब इन्होंने बोल दिया कि 2500 बेड वाले जो जिला अस्पताल रहेंगे वो 2500 बेड वाले होने चाहिए। भोरे समिति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, आपको याद करके रखना, जो हाईलाइट किया हूँ इम्पोर्टेंट है। अब मुदलियार भाई साहब आ गए। मुदलियार समिति 1962 में स्थापना इनका कब हुआ था? मुदलियार भाई साहब का 1959 में। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति, चेयरमैन श्री मुदलियार, ठीक है, इनका चेयरमैन मुदलियार था। इनका उद्देश्य क्या था? भोरे समिति की सिफारिशों को मजबूत करना। जो भोरे समिति दे के गए हैं सिफारिश, उन्हीं की सिफारिश को मजबूत करना, मुदलियार भाई साहब, ठीक है। मुख्य सिफारिशें क्या हैं इनकी? जिला अस्पतालों का विकास और विशेषज्ञ सेवाएं इन्होंने बोला कि जो जिला अस्पताल 2500 बेड वाले हो रहे हैं, भोरे समिति हमारे भाई साहब जो बोले हैं कि जिला अस्पताल होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि जिला अस्पताल तो होगा, लेकिन वहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं भी होनी चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को भी आवश्यकता है ताकि देख पाएँ उन सभी चीज़ों को, ठीक है। और प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास का मूल्यांकन, पीएससी की जनसंख्या इन्होंने बोला कि 40,000 से अधिक ना हो। उन्होंने तो बोल दिया भोरे साहब की पीएससी होना चाहिए, लेकिन ये मुदलियार भाई साहब आए, बोले हाँ होना तो चाहिए, लेकिन 40,000 की जनसंख्या पे नहीं होना चाहिए। अब पीएससी में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की तरह गठन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाना। अब देखिए मुदलियार भाई साहब कितना अच्छे आदमी है ना, नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाओ ताकि हमारी बहन जो बेरोजगार बैठी हैं इनम, उनको जॉब मिल पाए, ठीक है। इट इज़ जोक, डोंट, ठीक है। चलिए, अन्य प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, पीएससी का विस्तार, स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच मुक्त भारत स्वच्छता मिशन, इंद्रधनुष, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, सभी के लिए सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। इतना बात इन्होंने मुदलियार भाई साहब ने बोला। अच्छा, नेक्स्ट आ गया चड्ढा समिति। चड्ढा समिति क्या बोलते हैं सर? चड्ढा समिति बोलते हैं इनकी स्थापना पहले आपको याद करके रखना है 1963 में भारत सरकार ने डॉक्टर MS चड्ढा की अध्यक्षता में चड्ढा समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करना, समान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना। समिति ने 1963 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। चड्ढा समिति बोले कि हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 1963 में ही भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इनकी क्या सिफारिश थी चड्ढा समिति की? बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति। हाँ, कितना अच्छी बात है। बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति, प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर रहना चाहिए चड्ढा भाई के अनुसार, ठीक है। अब देखिए बाद में 5,000 की जनसंख्या पर एक वर्कर, ठीक है, बाद में 5,000 की जनसंख्या पर एक वर्कर। इनका काम क्या रहेगा? मलेरिया नियंत्रण, जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिस्टिक्स और परिवार नियोजन। अच्छा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सहायक, 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्करों की निगरानी के लिए एक सहायक नियुक्त करना। मलेरिया उन्मूलन का दायित्व, चड्ढा समिति ने बोला कि मलेरिया उन्मूलन का दायित्व इसे समान स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत लाना चाहिए। और इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य सुविधाएं, घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्ध बढ़ाना। स्वास्थ्य निरीक्षण, इन्होंने बोला कि हेल्थ इंस्पेक्टर की जरूरत है, प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक, एक हेल्थ इंस्पेक्टर हमको चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका महत्व क्या है चड्ढा समिति का? चड्ढा समिति ने मलेरिया नियंत्रण को सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को साथ जोड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया चड्ढा भाई साहब ने। अच्छा, मुखर्जी समिति, अब देखिए 1965 में, देखिए मुखर्जी समिति स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं को अलग अलग करना
था। समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनकी क्या सिफारिश थी? प्रमुख सिफारिश देख लें हम भैया। परिवार नियोजन के लिए अलग अलग स्टाफ, परिवार नियोजन कार्यों के लिए अलग कर्मचारी नियुक्त करना, चड्ढा समिति की समीक्षा। अब इन्होंने बोला कि भैया चड्ढा समिति की हम समीक्षा करेंगे। बेसिक हेल्थ वर्करों को उत्तरदायित्व की समीक्षा करना, परिवार नियोजन कार्य, ये कार्य परिवार स्वास्थ्य सहायक को सौंपना, मलेरिया और परिवार नियोजन को अलग करना, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में परिवार नियोजन से अलग रखना। तो ये सभी सिफारिश थे किसकी? मुखर्जी भाई साहब के। तो आपको ध्यान में रखना है। नर्सिंग सुपरवाइजर, ठीक है, ये आपको हर एक लेडी, इन्होंने बोला कि लेडी हेल्थ विजिटर भी हमको चाहिए। 4 एएनएम की निगरानी के लिए एक लेडी हेल्थ विजिटर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, मुखर्जी भाई साहब बोल के गए हैं। अच्छा, मुखर्जी भाई की समिति की महत्व की बात करें तो मुखर्जी समिति ने परिवार नियोजन को स्वास्थ्य सेवाओं से अलग कर इसे विशेष फोकस दिया, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जंगलवाला समिति 1967 में स्थापना। 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर एन जंगलवाला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं पर समिति का गठन किया। इसे जंगलवाला समिति कहा गया और इसने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आधारभूत सुदृढ़ीकरण था। प्रमुख सिफारिश देखिए जंगलवाल भाई साहब के। स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकरण, ठीक है, ये हो गया। उच्च स्तर से निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को कर्मियों का संगठन और एकीकरण, वेतन और नीति। ये बात बहुत अच्छी है भैया। पैसा की बात जंगलवाल समिति ने कर दिया कि भैया वेतन नीति होनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। जंगलवाल भाई साहब बहुत अच्छे आदमी थे। विशेष कार्य जैसे परिवार नियोजन, मलेरिया नियंत्रण के लिए विशेष वेतन का प्रावधान होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता की मान्यता, कर्मियों को अतिरिक्त योग्यता को प्रोत्साहन देना। निजी प्रैक्टिस पर रोक। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि भैया निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जो भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निजी प्रैक्टिस है उसकी मनाही करना, ठीक है। कार्य परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ। तो आप ध्यान रखना, जंगलवाला जो थे समिति, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। मैं तो आप देख लेना। अब हम देखेंगे करतार सिंह समिति। इन्होंने स्थापना कब किया था? 1972 में, ठीक है। भारत सरकार ने करतार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति का गठन किया। 1973 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता लागू करना। प्रमुख सिफारिश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की जगह बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है। तो ये करतार सिंह समिति ने ही बोला कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो एएनएम नहीं, अब बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहलाएंगे ये लोग। बेसिक हेल्थ वर्कर, ठीक है, इन्होंने बोला कि बेसिक हेल्थ वर्कर, ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता, टीकाकरण, परिवार नियोजन सहायकों की जगह बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी को 5000 की जनसंख्या तक सीमित करना। प्रत्येक पीएससी को 16 उप केंद्रों में बांटना, सब सेंटर में बांटना, जो 3000 से लेकर 3500 की जनसंख्या को कवर करे। प्रत्येक उपकेंद्र पर एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेंगी। पर्यवेक्षक, ठीक है, 3 से 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रहेगा। तो ये करतार सिंह भाई साहब बोल के गए इतनी बात, ये भी अच्छी ही बात इन्होंने बोला था। अच्छा, करतार सिंह का महत्व क्या था? इनकी समिति का महत्व क्या था? करतार सिंह समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुउद्देशीय बनाया, जिसके एक ही कार्यकर्ता कई कार्यक्रमों जैसे कि मलेरिया टीका, इसका नाम ही है यार, नाम ही है बहुउद्देश्य, मतलब बहुत से उद्देश्य के लिए काम करना। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है ना, मलेरिया हुआ, टीकाकरण हुआ, परिवार नियोजन। पहले क्या था? मलेरिया के लिए अलग काम था, टीकाकरण के लिए कोई अलग काम करता था। लेकिन ये करतार सिंह आए तो इन्होंने बोला नहीं, खबरदार, हम काट देंगे सभी को। एएनएम जो नाम है, इनका नाम रख दिया बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मतलब अब मलेरिया का भी निगरानी करेंगे ये एएनएम, टीकाकरण का भी, परिवार नियोजन का भी काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम देखेंगे श्रीवास्तव समिति के बारे में। अब भाई श्रीवास्तव साहब आते हैं, बोलते हैं, इनकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट 1975 में सौंपी। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इनकी प्रमुख सिफारिश क्या है सर? श्रीवास्तव भाई साहब की प्रमुख सिफारिश थी कि समुदाय से शिक्षक, ग्राम सेवक, जो पोस्ट मास्टर हैं आदि को प्रशिक्षित करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाना, ये कार्यकर्ता बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें।
स्वास्थ्य संवर्ग के बारे में इन्होंने विशेष फोकस किया था भैया श्रीवास्तव भाई साहब ने। श्रीवास्तव भाई साहब बोलते हैं, समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायक को 2 संवर्ग स्थापित करना, रेफरल सेवाएं पीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के बीच रेफरल सेवा का विकास होना। इन्हीं श्रीवास्तव भाई साहब के समिति के अनुसार ही रेफरल सेवा निकल के आया। अच्छा, महत्व क्या है? श्रीवास्तव समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के स्तर पर लाने और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाने पर जोर दिया कि भैया जो डाकिया है, पोस्ट मास्टर है, उसको भी सिखाया जाए, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, वहाँ का अगर निवासी है, वहाँ समस्या है तो समय आने पर वो भी मदद करे। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो निकल के आया था 1977 में। प्रारंभ श्रीवास्तव समिति की सिफारिश को 1977 में स्वीकार कर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसमें हेडिंग में है जैसे कि चयनित पीएचसी पर मेडिकल कॉलेजों को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, संक्रामक रोग कार्यक्रम जैसे कि मलेरिया हुआ, कुष्ठ रोग में लगे कर्मियों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित करना, स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अच्छा, महत्व क्या है ग्रामीण योजना? इसका महत्व क्या है सर? इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई और विशेषज्ञ सेवाओं को सुलभ बनाया। बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 1983 में आई थी। प्रारंभ की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की, जिसका लक्ष्य 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य था। इसके लिए 1985, 1990, 1995, 2000 तक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य पहला था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। संशोधन कई लक्ष्य पूरे न होने के कारण 2010 में संशोधन कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू की गई। अब 1983 में तो इन्होंने बता दिया कि हम 2000 तक इन सभी लक्ष्यों को हमको पूरा करना है, लेकिन पूरा न होने के कारण 2010 में यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को संशोधन करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू की गई। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। महत्व क्या है? इस नीति ने स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाने की नींव रखी, लेकिन कुछ लक्ष्यों की समय सीमा बढ़ानी पड़ी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। प्रारंभ सितंबर 2002 में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 स्वीकार की। इसका मूल उद्देश्य देश की आम जनता के लिए उत्तम स्वास्थ्य मानकों को प्राप्त करना था। अच्छा, नीति के 5 प्रमुख भाग थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के 5 प्रमुख भाग थे। पहला, परिचय, वर्तमान परिदृश्य। ठीक है, परिचय में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अवलोकन और मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियाँ। उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना। नीति निर्देश, स्वास्थ्य सुधार के लिए दिशा निर्देश देना। संकलन, नीति का कार्यान्वयन और निगरानी करना। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये आप पढ़ लेना। प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का प्रमुख उद्देश्य पहला में बताया गया कि जन स्वास्थ्य खर्च, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल इन लोगों की उनकी आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल जिला स्तर पर कार्यान्वयन। तो ये आप पढ़ लेना, इसका महत्व भी आप पढ़ लेना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का महत्व। अब यहाँ से आपकी ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अब मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो वहाँ से अच्छे से रीड कर लेना। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या क्या है देखिए। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ से आप पढ़ लेना। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। प्रारंभ कब हुआ? 1955 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछता है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत, तो आपको ध्यान में रखना है 1955 में शुरू किया गया था। 1978 में इसे शहरी मलेरिया योजना के साथ संचालित किया गया। शहरी मलेरिया के साथ कब इसको संचालित किया गया था? 1978 में, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो।
फाइलेरिया भारत के कई राज्य जैसे कि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। फाइलेरिया क्या है सर? भारत के कई राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। अच्छा, इसकी राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम की कार्य नीतियाँ क्या थी सर? पहला कि सर्वेक्षण में हम देखेंगे, सर्वेक्षण में देखेंगे कि गैर स्थानिक क्षेत्रों में फाइलेरिया की स्थिति का आकलन करना सर्वेक्षण में आ जाएगा। उपचार क्या था? नैदानिक रोगियों और माइक्रोफाइलेरिया वाहकों को डाईएथिल कार्बामेजिन डीईसी देना, ये आपको पता है, आप भी देते हो, ठीक है। वेक्टर नियंत्रण में शहरी क्षेत्रों में लार्वा रोधी और परजीवी रोधी उपाय। फाइलेरिया उन्मूलन की नवीन कार्यनीति 1997 में जो आई थी, इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा 1997 लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन का प्रस्ताव जिसमें भारत हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002-2015 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य था। प्रमुख घटक इसमें देखिए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए, स्थानीय जिलों में व्यापक औषधि वितरण और अल्बेंडाजोल फाइलेरिया क्लिनिक खोले गए, माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव रोगियों के लिए उपचार के लिए, ठीक है, खोले गए। गृह आधारित रोगता उपचार, घर पर रोगियों का उपचार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों औषधि फाइलेरिया विरोधी दवाओं का वितरण किया गया। हाइड्रोसील ऑपरेशन पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेजों में सर्जरी की व्यवस्था की गई। अच्छा, इसमें एएनएम की क्या भूमिका थी? तो इसमें एमडीए के तहत दवा वितरित करना, फाइलेरिया लक्षणों जैसे कि हाथ पैर की सूजन की पहचान करना, समुदाय में जागरूकता फैलाना फाइलेरिया के प्रति, और हाइड्रोसील सर्जरी के लिए मरीजों को पीएससी या फिर अस्पताल में रेफर करना, ये एएनएम की भूमिका था, ठीक है। अब देखिए काला जार नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे प्रारंभ और पृष्ठभूमि। काला जार बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कुछ हिस्सों में एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 ने 2010 तक काला जार उन्मूलन का लक्ष्य रखा, जो बाद में 2015, 2017, 2020 और फिर 2023 तक संशोधित हुआ, ठीक है। केंद्र सरकार स्थानीय राज्यों को 100% वित्तीय सहायता देती है। अच्छा, एक्शन प्लान क्या था भैया कालाजार का? तो शीघ्र निदान और उपचार में देखेंगे कि त्वरित निदान किट, ठीक है, व्यवस्था की गई, और मिल्टोफोसिन जैसी मौखिक दवाओं और लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति की गई, ठीक है। और वेक्टर नियंत्रण में सैंड फ्लाई हुआ, इसके प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, छिड़काव करना, डीटीटी का छिड़काव करना, जागरूकता फैलाना, ठीक है, ताकि कालाजार नियंत्रण हो सके। संचार माध्यम से जैसे कि पोस्टर, रेडियो से भैया कालाजार के बारे में बताना, अंतर क्षेत्रीय सहयोग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय एनजीओ के साथ समन्वय, क्षमता निर्माण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे एएनएम को प्रशिक्षण देना, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में कार्यक्रम की नियमित निगरानी। एएनएम की भूमिका क्या था कालाजार में? तो समुदाय में कालाजार के लक्षणों जैसे कि बुखार, वजन घटना, पीलिया में वृद्धि की पहचान करना, रक्त नमूने की जांच के लिए पीएससी को भेजना, दवाओं का वितरण और उपचार अनुपालन सुनिश्चित करना, सैंड फ्लाई नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, मरीजों को पीएससी या जिला अस्पताल में रेफर करना, ये एएनएम की भूमिका थी कालाजार में। हमने कालाजार के बारे में देख लिया जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत चला था, ठीक है। अब जापानी जेई के बारे में देखेंगे, जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक वायरल रोग है जो क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। यह उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ सुअर और मनुष्य निकटता में रहते हैं। मृत्यु दर उच्च है और बचे हुए मरीजों में मस्तिष्क संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं जेई से, ठीक है। अच्छा, मनुष्य डेड एंड होस्ट यानी रोग दूसरे में नहीं फैलता है। कार्य योजना क्या था भैया जेई के प्रति? शीघ्र निदान और उपचार में देखेंगे लक्षण जो हैं जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, मस्तिष्क सूजन की पहचान करना और तत्काल उपचार। निगरानी में भैया तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों जैसे कि मेडिकल कॉलेजों में प्रभावी निगरानी, वेक्टर नियंत्रण, लार्वा रोधी उपाय और विषाक्त मच्छरदानियों का उपयोग। टीकाकरण में देखेंगे भैया 2006 से यसे 14-14-2 टीका 1 साल से लेकर 15 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल है। ये टीका ध्यान में रखना।
जागरूकता, सूअरों से दूरी बना के रखना, मच्छरदानी और पूरे शरीर को ढकने वाली वेशभूषा की सलाह, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण। अब इसमें एएनएम की क्या भूमिका थी जेई में? तो समुदाय में जेई के लक्षणों की पहचान करना, टीकाकरण अभियान में सहायता करना, मच्छरदानी और स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाना, गंभीर मरीजों को तृतीय संस्थानों में रेफर करना। अब देखिए डेंगू की बात आ गई। डेंगू फीवर कंट्रोल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा था, डेंगू जो नियंत्रण, इसमें हम देखेंगे डेंगू क्या है। डेंगू एक त्रिवायरल रोग है जो एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। यह साफ पानी में प्रजनन करता है, जैसे वाटर कूलर, टायर, फूलदान आदि। शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुका है। अच्छा, डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम में जो एक्शन प्लान था उसमें शीघ्र और निदान उपचार में क्या था कि डेंगू के लक्षण जैसे ही पता चल रहा है किसी को, जैसे कि तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ब्लीडिंग की पहचान, तत्काल चिकित्सा उसकी जरूरत थी। निगरानी, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभावी निगरानी। वेक्टर नियंत्रण में काम क्या कर रहे थे हम, जो मच्छर के प्रजनन स्थल थे, जैसे कि पानी के कंटेनर को उसको नष्ट करते थे, लार्वारोधी उपायों, कीटनाशक छिड़काव करते हैं। जागरूकता क्या है, जागरूकता में एएनएम का काम है कि जागरूक करना, समुदाय को मच्छरों से बचाव, मच्छरदानी से पूरे कपड़े और स्वच्छता की शिक्षा, अंतर क्षेत्रीय सहयोग, स्थानीय निकायों, एनजीओ के साथ समन्वय, चिकित्सा प्रबंधन, स्वास्थ्य संस्थाओं को डेंगू प्रदान के लिए प्रशिक्षण, केंद्र सरकार की सहायता। अच्छा, इसमें एएनएम की क्या भूमिका थी तो आप पढ़ सकते हैं, ये सारे एएनएम की भूमिका थी। पीएचसी पर रेफर करना, प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, मच्छरदानी और स्वच्छता के उपायों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ये आप पढ़ लेना, इसका प्रारंभ आप देख लेना 1962 में गलकन नियंत्रण कार्यक्रम से शुरू हुआ था। ये आप देख लेना, ठीक है, पूरा नाम और इसका उद्देश्य आप देख लेना। आयोडीन की कमी, ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसे कि गलकंड हुआ, मानसिक मंदता का सर्वेक्षण, साधारण नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण, उपयोग, हर 5 वर्ष में आयोडीन युक्त नमक की स्थिति का मूल्यांकन, आयोडीन की कमी और रोगों के बारे में जन शिक्षा, नमक में आयोडीन की मात्रा और मूत्र की उत्सर्जित आयोडीन की मॉनिटरिंग। अच्छा, इसकी उपलब्धियां आप देख लेना, ठीक है। 17 मई 2006 में मानवीय उपयोग के लिए गैर आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर प्रतिबंध 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईडीडी नियंत्रण प्रकोष्ठ से स्थापित किया गया। अच्छा, इसमें एएनएम की भूमिका क्या थी तो ये आप देख लेना। एनआईडीडीसीपी में एएनएम की भूमिका ये 3-4 हैं, आप देख लेना, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये एएनएम की भूमिका थी। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्यन टीसीपी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 1992 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सहायता से क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। 1997 में ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये फी दे के आप पीडीएफ जरूर ले लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बताई गई है। अब ये देखिए डॉट्स की विशेषता क्या है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वयं या फिर स्वयं सेवक द्वारा दवाओं का पर्यवेक्षण, बिना रुकावट दवाओं की आपूर्ति, सटीक निदान और उपचार व्यवस्था, रोग फैलाव पर नियंत्रण, उपचार अस्पतालता दर में कमी, ये इसकी विशेषता, ये आप पढ़ लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय अंधता का नियंत्रण कार्यक्रम। ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है, एनपीसीबी। इसका प्रारंभ 1976 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था सर, अंधता की दर को कम करना था, ठीक है, अंधता की दर को कम करना था। इसकी प्रमुख गतिविधियाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा लिखा गया है। इसमें जो कार्य नीतियाँ बनाई गई थी उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसमें एएनएम की क्या भूमिका थी वो बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम जो चला था NLEP, इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, नेशनल लेप्रोसी। ये आप फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभ, ये आपको सारे याद करके रखना, उद्देश्य याद करके रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी रणनीति क्या थी वो भी याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए एएनएम की भूमिका हो गया। आप देखिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में आपको याद करके रखना है कब शुरुआत किया गया था, 1975 में, 1984 और 2000 में ये 2004 में संशोधित किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके यहीं पे पढ़ लेना, ठीक है।
यहाँ पे 7 नवंबर को भारत में, ये शायद दिख नहीं रहा, 7 नवंबर होगा। अब देखिए, अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो था, ये प्रारंभ आप देख लेना, ठीक है, 1987 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कार्यक्रम देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था, इसका प्रारंभ 1982 में हुआ था। उद्देश्य इसका देख लेना। हर एक कार्यक्रम के बारे में हमने इतना बता दिया है ना, इसमें लिख दिया है कि एक भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। देखिए, ये IDSP कार्यक्रम, इसका प्रारंभ देख लेना, उद्देश्य देख लेना, शामिल रोग देख लेना, नियमित सर्वेक्षण देख लेना, इसका घटक देख लेना, इसमें एनएम की भूमिका देख लेना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 में उसका देख लेना आप, ठीक है। हाँ, तो ये यहीं से होता है थियरी आपकी कंप्लीट। अब हम MCQ पढ़ते हैं, ठीक है। MCQ 4-6 करेंगे, उसके बाद PDF हम भेज देंगे, वहाँ से आप कर लेना। भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन सी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस है। अब इसका करेक्ट उत्तर बताना है। भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन सी मानी जाती है सर? इसका राइट उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग, ठीक है। विश्लेषण में देखेंगे, भारत में 54% मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण होती है, जैसे कि मलेरिया हुआ, क्षय रोग हुआ, अतिसार हुआ, इसलिए यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के काटने से फैलता है? टीबी होता है क्या सर? मलेरिया होता है क्या सर? अतिसार होता है क्या सर? हाँ सर, मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आसान प्रश्न है, कोई इशू नहीं है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतना अच्छा प्रश्न हम लेके आए हैं, और जो थियरी पढ़ाए हैं उसी से। 1993 में जो क्षय रोग से मृत्यु की दर कितनी हो गई थी राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बाद? कितनी हो गई थी? अगर आपने ध्यान से थियरी पढ़ा है तो इसका MCQ आप बना लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्रति 1 लाख में 53 लोगों की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए भारत में कौन सा उपचार मुफ्त उपलब्ध है? कौन सा उपचार मुफ्त उपलब्ध है कुष्ठ रोग के लिए? अब देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। अच्छा प्रश्न है कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, मलेरिया रोग प्रमुख लक्षण क्या है? तेज बुखार, ठंड लगना, सर दर्द होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ये व्याख्या है, पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्षय रोग टीबी के उपचार के लिए भारत में कौन सा प्रोग्राम मुफ्त दवाएं प्रदान करता है टीबी के लिए? अच्छा सर, तो हमने आपको बताया था डॉट्स थेरेपी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ये आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना। क्षय रोग के उपचार के लिए भारत में डॉट्स प्रोग्राम के तहत मुफ्त दवाएं और निगरानी प्रदान की जाती है। प्रोग्राम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा है। अन्य ऑप्शंस में मलेरिया, कुष्ठ रोग और स्वच्छता से संबंधित प्रोग्राम है जो टीबी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया बताना है, क्षय रोग टीबी के उपचार में एएनएम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? अच्छा प्रश्न है, क्षय रोग में टीबी के उपचार में एएनएम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सर बताइए, मच्छरदानी वितरण और पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अच्छा B सही है भैया, B सही है। क्षय रोग की बात था, हमने मलेरिया पढ़ लिया। क्षय रोग में डॉट्स प्रोग्राम के तहत दवाओं को निगरानी और रोगी की काउंसलिंग करना। व्याख्या में देखेंगे, क्षय रोग के लक्षणों में लंबी खांसी, बलगम में खून, वजन कम होना शामिल है। एएनएम की भूमिका डॉट्स प्रोग्राम के तहत मरीज व नियमित दवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी निगरानी करना और काउंसलिंग के माध्यम से उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि डायरिया के लक्षणों को देखते हुए एएनएम को प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए भैया, ORS का घोल देना चाहिए, मरीज को साफ पानी के उपयोग की सलाह देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या हम पढ़ लेंगे। डायरिया रोग इसके लक्षणों में बार बार दस्त और डिहाइड्रेशन शामिल है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु का प्रमुख कारण है। एनम को तुरंत ORS देना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके और समुदाय को साफ पानी और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, कुपोषण से संबंधित रोग क्वाशियोकर के लक्षणों को पहचानने में एनम की क्या भूमिका है और उपचार के लिए प्राथमिक कदम क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। त्वचा पैचेस की जांच और MTT शुरू करना सही है क्या सर? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूजा हुआ शरीर और कमजोरी की पहचान, पौष्टिक आहार की सलाह, PSC रेफरेंस। हमने आपको बोला था क्वाशियोकर में शरीर सूज जाता है, वहीं पे मरासमस में सूख जाता है। व्याख्या, क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण रोग है जिसके लक्षणों में सूजा हुआ शरीर, कमजोरी और त्वचा का रूखापन शामिल है। एनम को इन लक्षणों की पहचान कर माता पिता को प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि दाल हुआ, दूध हुआ सलाह देनी चाहिए। गंभीर मामलों में PSC में रेफर करना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, फाइलेरिया के नियंत्रण में एनम की भूमिका क्या है? फाइलेरिया के नियंत्रण में एनम की भूमिका क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर बताना है आपको भैया। फाइलेरिया नियंत्रण में एनम की भूमिका, तो एनम की भूमिका इसमें क्या रहेगा, MDA में सहायता, हाथ पैर की सूजन की पहचान और जागरूकता फैलाना। बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। लक्षण में क्या है? हाथ पैर में सूजन हो जाएगा। एनम की भूमिका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में दवाएं जैसे कि DEC और अल्बेंडाजोल वितरित करने में मदद करना। लक्षणों की पहचान करना। समुदाय में स्वच्छता और मच्छरदानी के उपयोग की जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पर्यावरण स्वच्छता में सुधार के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप अगला प्रश्न है, पर्यावरण स्वच्छता में सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला। समुदाय में खुले शौच के खिलाफ जागरूकता फैलाना। स्वच्छ शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देना। व्याख्या पढ़ के जाना है। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य खुले में शौचयुक्त भारत बनाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। थ्योरी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 99% लोगों खुले में शौच करते हैं, 90% लोग। तो बहुत सारा MCQ है, इतना अच्छा MCQ है कि हम पूरा पढ़ाएंगे तो भैया 4 घंटा एक ही चैप्टर में निकल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ PDF ले लो आप, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। गला बैठ गया है 1 घंटे में। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए सुरक्षित पेयजल की कमी को कैसे संबोधित कर सकती है? ये है प्रोफेसर का MCQ जो आपको समझने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, ये आप व्याख्या पढ़ लेना, इसका उत्तर है। बहुत सारा MCQ पूरे चैप्टर का अगर थ्योरी आप पढ़े हैं तो ये पूरा MCQ बना लेंगे। बहुत सारा MCQ है, बहुत सारा है इस चैप्टर के, 100 से ज़्यादा MCQ हैं। आप लोग फ़ी देकर, भैया हम बार बार बोलते हैं 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। फ़ी देकर हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आप इससे बाहर नहीं जाने वाला है। देख रहे हैं कितना MCQ है, वही बहुत सारा MCQ है भाई, बहुत सारा है। तो ये 200 रुपये का फ़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम नहीं पढ़ाएंगे। अब जो लोग फ़ी दिए हैं उन्हीं को PDF भेज देंगे 200 रुपये, वो लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, उनके समय का भी बचत होगा। वीडियो देखेंगे पूरा, जो वीडियो में बताना था वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता ही दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें। ठीक है, अपने फ्रेंडों में शेयर करें कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सैनी बैच लेके आए हैं, सर के नोट्स ले लो। 200 रुपये में सर बेच रहे हैं चैप्टर वाइज, थियरी MCQ सब कुछ, जो हमारे एग्ज़ाम को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए इधर मुखर्जी समिति से प्रश्न है, चड्ढा समिति से प्रश्न है। ठीक है, हर एक समितियाँ जो पर हमने थियरी में पढ़ाया उसका MCQ पूरा है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो पूरा।
ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं भेज दूँगा PDF, पढ़ लेना आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे।